रहे हैं और ये भी आसाराम तक लड़कियों को पहुंचाने का काम किया करते थे। मोनिका नाम की एक लड़की है, वो भी सब यही काम करती है और हमेशा साथ में ही रहती है। जी मैं यही पूछना चाहता था कि मोनिका का जो रोल कैसा है और कौन है? ये एक दिल्ली की लड़की है मोनिका, जो काफी साल से जुड़ी हुई है उनके साथ और कहीं भी उनका प्रोग्राम हो उनके साथ ही गाड़ी में, फ्लाइट में आना जाना सब साथ में रहती है। वो आसाराम ने अपने दबदबे और रसूख के आगे एक ऐसी फौज खड़ी कर रखी थी जिसके सामने कोई भी भक्त मुंह खोलने की हिमाकत नहीं कर सकता था। पीड़ित लड़की के मुताबिक आसाराम अपने करीबी महिलाओं को मलन कहकर बुलाया करते थे। उनकी जो सिंधी अहमदाबाद की बहुत सारी लेडी है, उनके जो नजदीक से बहुत सालों से जुड़ी हुई है, उनको मलंग कह के बुलाते हैं। उनका क्या रोल है, वो क्या करती है? बस वो इतनी मतलब आस्था रखती है उनमें कि वो जो भी बोले, अगर वो ऐसा बोलेंगे कि इसका खून कर दो तो भी करने में 1 मिनट भी कोई नहीं सोचेगा। इस तरह से उनके साथ जुड़े हुए। पीड़ित लड़की ने आसाराम के खिलाफ आवाज बुलंद करने की हिम्मत तो जुटाई है और अब वो आसाराम के चंगुल में फंसी बाकी लड़कियों से इसी तरह की हिम्मत जुटाने का आह्वान कर रही है। बस यही अपील करेंगे कि हिम्मत करके आप लोग भी आगे आओ और न्याय जरूर मिलेगा और ऐसी कई लड़कियां बच सकती है इन लोगों के शिकार होने से। पहले से ही यौन शोषण के मामले में आसाराम जेल में बंद है, जबकि नारायण साईं की पुलिस को तलाश है। अब पत्नी और बेटी पर लगे गंभीर आरोपों ने पूरे परिवार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। तो आसाराम, उनके बेटे और परिवार पर किस तरह से शिकंजा कसता जा रहा है और ऐसे में आसाराम के समर्थक का क्या कहना है, धर्माचार्य इस पर क्या सोच रखते हैं और सूरत में पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। और हमारे साथ विशेष मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय गौतम जी धर्माचार्य हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में वो मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे पक्ष क्या कुछ धर्माचार्य, धर्म समाज इस पर सोच रहा है। साथ ही साथ स्वामी चक्रपाणी, संत महासभा के अध्यक्ष और आसाराम समर्थक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी सूरत से होंगे, पूरब पटेल, जो पुलिस की कार्रवाई के बारे में हमें अपडेट देंगे। लेकिन सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी जी के पास चलते हैं। लगातार बापू का समर्थन कर रहे हैं और उनके आरोपों का खंडन कर रहे हैं। चक्रपाणी जी, अब तो आसाराम, उनके बेटे और यहां तक कि पत्नी और बेटी पर भी शिकंजा कस रहा है, अब इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि जिस प्रकार से बापू पे और उनके परिवार को वो किया जा रहा, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसकी जब इतने रोज एक नए नए वो हो रहे हैं तो इसकी एक ऐसी बना दिया जाए, एक विभाग ही बना दिया जाए जिसमें सभी शिकायत कर ले और शिकायत करने के बाद जो है जांच, एक समय दे दिया जाए कि शिकायत करने का समय कि चलो शिकायत जितनी दुनिया के लोग हो कर लो कि कहाँ क्या हुआ और ये उसकी जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी। ऐसा क्यों नहीं कर लिया जाए कि ट्रायल बार-बार ऐसा क्यों नहीं कर लिया जाए कि खुद नारायण साईं सामने आ जाए बनस्पत भागते फिरने के? ऐसा क्यों नहीं कर लिया जाए? विभाग तो बनाएंगे लेकिन उसके अलावा ये काम क्यों ना कर लिया जाए? मैंने नारायण साईं भगे कहा कि सामने आने की बात है, तो आ क्यों नहीं जाते हैं? पुलिस के सामने आते क्यों नहीं है? क्यों मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई पेश नहीं करते? अगर इतने पाक साफ है। दिल्ली पुलिस वो दिल्ली सॉरी, वो जो अस्थाना जी हैं उन्होंने अभी परसों बोला कि वो भारत में ही है, जो वहाँ जो पुलिस कमिश्नर है। तो ये आप लोग कैसे आप वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे? अलग विषय है। दिखने तो चाहिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अगर आप पाक साफ हैं तो आप आइए, जैसे लोग बाग उन पर आरोप लगाने के लिए सामने आ रहे हैं, तो आप लोग बचाव करने के लिए आरोप क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, सवाल है कि आप लोग एक मुद्दा निकाल के चीरहरण करने में आप लोग लगे हो। आपके सामने आके क्या कर रहे हैं? आप देखिए, उन्होंने जोधपुर में जो नहीं, एक बात बताइए, अगर हमारे पास कोई अपनी शिकायत लेकर आता है, पुलिस के पास शिकायत लेकर आता है, तो वो हम दर्शकों के सामने रखते हैं। ऐसे ही अगर नारायण साईं आएंगे या उनकी आसाराम जी की पत्नी आएंगी, बेटी आएंगी, हम वो पक्ष भी सबके सामने रखेंगे। वो क्यों नहीं आते हैं सामने? तो आप पुलिस नहीं, आप पुलिस नहीं ना, पुलिस आप नहीं ना है, तो आप पुलिस के पास ही चले जाएं। या तो थाने बंद करा दो, आप ही पुलिस का काम करिए, आप ही पुलिस का काम करें। अरे पुलिस बुलाएगी ना, पुलिस जाने और वो जाने, पुलिस जब बुलाना होगा तो बुलाएंगे। वो क्या, आपने आज का बयान उनका नहीं सुना शायद कमिश्नर का? उन्होंने ये कहा कि जांच चल रही है और अंतिम प्रक्रिया होती है गिरफ्तारी की, अभी उस प्रक्रिया में आगे चल रहा है। तो अब पहले ही गिरफ्तारी आप अजय गौतम जी भी हमारे साथ हैं। अजय जी, एक धर्माचार्य, चलिए हम मान लेते हैं कि सब कुछ गलत भी है, एक बार को एक धर्माचार्य अगर उसके ऊपर झूठे या गलत सही इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो क्या उसका इस तरह का आचरण शोभा देता है? देखिए, हर जनमानस से रामायण जुड़ी हुई है और रामायण के अंदर आता है जब माँ सीता पर मात्र
एक शंका ही लगी तो उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। और जो भी लोग समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो संत हैं, साधु है, समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी एक आम व्यक्ति से ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ये आरोप किसी भी व्यक्ति पर लगते, वो एक बारी को भागता अच्छा लगता था। अगर किसी भी संत पे, किसी भी ऐसे व्यक्ति पर ये आरोप लगे जो कि समाज के अंदर धर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो स्वयं कानून के पास जाए और कहिए देखिए मैं आपके सामने हूं, लेकिन और मैं आप किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार हूं। लेकिन आशाराम जी जो है या नारायण साईं है, इन्होंने कभी कानून को कुछ समझा ही नहीं। इन्होंने हमेशा कानून को अपने सामने बौना समझा। यही वजह है कि उनके खिलाफ लगातार इतने आपराधिक मामले दर्ज हुए। 2007 की लिखी हुई एफआईआर में आज तक प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं हो पाया। चाहे जमीन घेरने का मामला हो, चाहे किसी भी तरह उनके आश्रम में 18 संदिग्ध मौतों का मामला हो, अन्य आप देखेंगे एक लंबी फेहरिस्त है इनके खिलाफ आरोपों की। डीके त्रिवेदी कमीशन ने 6 बार सम्मन भेजा आशाराम जी को कि आप आइए, ये जो आपके ऊपर आरोप है सफाई दीजिए। 6 बार सम्मन की उन्होंने अवहेलना करी। 7वीं बार जब हाई कोर्ट ने उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि आपके खिलाफ वारंट निकलेंगे, तब जाके वो डीके त्रिवेदी कमीशन में पेश होते हैं। 17 जुलाई 2013 का मुजफ्फरनगर की कोर्ट से उनके खिलाफ बॉडी वारंट निकला हुआ, जिसमें कभी वो पहुंचे ही नहीं। तो अगर ये मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर आप धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी एक आम व्यक्ति से ज्यादा साबित होती है। जी चक्रपाणी जी, क्या कहेंगे आप? उनके आचरण की बात हो रही है कि अगर आप धर्मगुरु हैं तो आपकी समाज के प्रति जवाबदेही बनती है। आपके इतने समर्थक हैं, आपके भक्तगण हैं, तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं लोगों के सामने? कमाल की बात, फिर वहीं पे आप आ गई। अरे अब किसके सामने आए? क्या आपके सामने आए? चलिए अपने भक्तगणों के सामने आ जाएं, अपने भक्तगणों तक तो बात पहुंचाएं जिनका विश्वास उठ रहा है उनके ऊपर से। अपने गुरु के बारे में ऐसी बातें सुनना किसको अच्छा लगता है? आप वहाँ के कमिश्नर, नहीं, आप बताइए ना। आप वहाँ कमिश्नर अस्थाना जी का वो सुनिए, उन्होंने कहा कि वो भारत में ही है। मैं बात इसकी नहीं कर रही हूँ कि वो भारत में है, मैं तो ये कह ही नहीं रही हूँ कि उन्होंने भारत छोड़ा है। मैं तो नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने भारत छोड़ा है। एक काम करो, सभी देश के थाना बंद करा दो और अब थाने का काम आप ही लोग करो। आप तय कीजिए पहले। आपने कहा कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, आपने कहा कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, हमने कहा कि ठीक है मीडिया के सामने वो भी आकर अपना पक्ष रखें। बिल्कुल हो रहा है, तो क्यों नहीं रख रहे वो? हम तो उनका ट्रायल, वो भी पक्ष रखने के लिए तैयार है ना। अरे सुनो, आप मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो ना। हाँ, मैंने नहीं कहा, बल्कि आप देख लो, बीबीसी ने बोला है कि भारत में आसाराम के खिलाफ मीडिया ट्रायल हो रही है। बीबीसी ने बोला है और आप पूरे फेसबुक पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख लो। चलिए देखिए, मेरे पूरा विश्व बोल रहा है। चक्रपाणी जी मेरे बड़े भाई हैं और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। ये शायद न्यायपालिका का भी उतना सम्मान करते हैं जितना हर व्यक्ति करता है। अभी कल एक आशाराम जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल गई कि मीडिया की कवरेज पर रोक लगनी चाहिए और इस पर अर्जेंट सुनवाई हो, जिसे कोर्ट ने ये कहते हुए स्थगित कर दिया कि इसमें कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है कि मीडिया कवरेज पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। ये तो हमारा मत नहीं है, ये मीडिया का मत नहीं है, ये मत है इस देश की सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने ये कहा कि अगर मीडिया किसी चीज को कवरेज कर रही है और मीडिया अगर ये कहती है कि सच दिखाई देना चाहिए, और अगर इसको कोई मीडिया ट्रायल कहता है, मीडिया ट्रायल की वजह से उन आम जो लोग आज तक धर्म की आड़ में शोषित रहे, जिनको दबाया गया, कुचला गया, धर्म की आस्था के नाम पर जिनका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण हुआ, अगर वो मीडिया ट्रायल के माध्यम से अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाते हैं, कानून तक पहुंचाते हैं, तो मैं कहता हूं कि इस तरीके के मीडिया ट्रायल एक बार नहीं 1000 बार इस देश में होने चाहिए, ताकि 125 करोड़ लोगों के मन में विश्वास पैदा हो कि इस देश के अंदर आम व्यक्ति को, इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ अगर आरोप लगाता है तो उसको न्याय मिलता है। इसलिए ये संविधान, अगर कानून की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने कल अपना पक्ष दे ही दिया कि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है और उन्होंने कोई ऐसी रोक नहीं लगाई मीडिया कवरेज पे। तो कम से कम हमारी नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जी चक्रपाणी जी, अब क्या कहेंगे आप इस पर? ना कोर्ट ने बात मानी, ना ही तमाम। देखिए ऐसा है जो हाँ बोलने तो दो भाई, बोलने दो भाई। जी बोलिए। ऐसा अजय जी ने जो बात कही, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, हमारे भाई हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इनकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसका डेट दे दिया है जो अक्टूबर में पड़ रहा है, 20 या 21 को शायद, क्या है कंफर्म नहीं। दूसरी बात है, अब मेरे भाई जो बता रहे हैं कि मैं कानून का बड़ा सम्मान करता हूं, इन्होंने जोधपुर में आसाराम बापू के खिलाफ डाला था और इनको मजबूरन वापस लेना पड़ा उस केस को। पूछिए, आपके पास अगर ऑर्डर की कॉपी है तो मेरे भाई दिखाइए। अगर आपके पास ऑर्डर की कॉपी रिटर्न में है, मैं आपको लीगल नोटिस भेजूंगा। मैंने आपको पर्सनली भी कहा कि देखिए, आप मुझे या तो ऑर्डर की कॉपी दिखाइए जिसमें ये बातें लिखी है। आप लोगों को गलत संदेश दे रहे हैं। मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा और निश्चित तौर पे करूंगा। आप मुझे दिखाइए ना ऑर्डर की कॉपी क्या है जिसमें कोर्ट ने 50 लाख की बात करी है। आप हमेशा इन लोगों को मिसगाइड करते आ रहे हैं। आपने वापस लिया कि नहीं? नहीं, वापस लिया, लेकिन किस कंडीशन में लिया? आपके पास ऑर्डर की कॉपी है?
आपके पास देखिए, ऑर्डर की कॉपी है तो दिखाइए ना, लोगों को दिखाइए। देखिए अजय गौतम ने याचिका डाली थी सीबीआई के लिए और उसने वापस उसने 50 लाख की कॉस्ट की बात करी। आप लोगों को सच तो दिखाइए, ऑर्डर की कॉपी दिखाइए। देखिए कॉस्ट की बात की है तो इसका मैं मतलब कह रहा हूं ना, कोर्ट में आपको कोई कानून पे खुद अरे अगर महाराज, विश्वास नहीं है, कोर्ट मुझे बड़ा क्या- दुर्भाग्य अरे होता है, इतना मुझे तो बड़ा आदमी दुख